दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी आपने बेमतलब सोशल मीडिया ब्राउज करते हुए, फालतू टीवी शो देखते हुए या सिर्फ शावर में खड़े होकर दीवार को घूरते हुए अपना समय बर्बाद किया होगा। लेकिन भाई, आप चाहे जितना भी टाइम वेस्ट कर लें, आप शायद 5 दिनों तक लगातार टॉयलेट सीट पर कभी नहीं बैठे होंगे या यूट्यूब का कोई 10 घंटे का वीडियो पूरा नहीं देखा होगा। लेकिन कुछ लोगों ने एक्चुअली ऐसा किया है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं इतिहास के कुछ सबसे फालतू लोगों। पर इससे पहले कि आप अपने चालाक कमेंट्स लिखें, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखना उस लिस्ट में नहीं है। वैसे कोशिश अच्छी थी, है ना। टीवी मैराथन। दोस्तों, हम सब देर रात तक टीवी देखते रहते हैं क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि सांसा स्टॉक का क्या होगा, स्क्विड गेम कौन जीतेगा या स्ट्रेंजर थिंग्स और कितना स्ट्रेंज हो सकता है। लेकिन हम में से किसी की भी टीवी देखने की आदत का मुकाबला एलेजांद्रो फ्रेगोसो से नहीं किया जा सकता, जिसने 2016 में 94 घंटे तक नॉन स्टॉप टीवी देखी थी। साइबरलिंक नाम की एक कंपनी के लिए एक नया वीडियो एनहेंसमेंट सॉफ्टवेयर का एडवर्टाइजमेंट करते समय एलेजांद्रो और उसके कुछ दोस्तों ने टीवी देखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक बोली लगाई। एक एक करके एलेजांद्रो के सभी साथी बाहर हो गए और वो अकेला रह गया। अपने बिंज वॉच सेशन के दौरान उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, जिनमें बैटल स्टार गैलेक्टिका, कर्ब योर एंथुसियाज्म, बॉब बर्गर और गेम ऑफ थ्रोन्स शामिल हैं। लेकिन ये एक भयानक घटना थी जिसने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। एक जगह आकर एक हेल्थ ब्रेक के दौरान एलेजांद्रो को बाथरूम की दीवार पर शॉपिंग लिस्ट बनाने का भ्रम होने लगा। लगभग 4 दिनों तक टीवी देखने के बाद एलेजांद्रो जीत गया। लेकिन लगता है भाई कि उसे सजा में ही मजा आता है। 1 साल बाद उसने इसी तरह लगातार 50 घंटे तक वर्चुअल रियलिटी में टीवी देखकर नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। कम से कम VR में अपने आप शरीर को सोफे में घुलते हुए तो नहीं देखेंगे। बिंज वॉच की बात करें तो अगर आप अद्भुत फैक्ट्स को सुनना पसंद करते हैं और घंटों तक शानदार कहानियां देखना पसंद करते हैं तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको सीख रहे हैं तो इसे समय बर्बाद करना नहीं कहा जाता भाई। ऑलराइट, तो आगे क्या है हमारे पास? पाई की भूख। तो आइए पाई के बारे में बात करते हैं, जिसे अक्सर 3.14 के रूप में जाना जाता है। मैथ्स के सबसे यूजफुल नंबर्स में से एक है। सीधे शब्दों में कहें तो जब एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाता है तो वो पाई कहलाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्कल कितना बड़ा या छोटा है। अगर आप इसके सर्कमफ्रेंस को इसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो आपको अंत में एक ताजा स्वादिष्ट पाई ही मिलेगा। ओ नहीं, पाई खास तौर पर इसलिए दिलचस्प है क्योंकि 3 के बाद के डेसिमल पॉइंट्स लगातार चलते रहते हैं। पाई एक इनफिनिट नंबर है, लेकिन अक्सर हमें सिर्फ 3.14 तक की ही जरूरत होती है। यही वो चीज है जो विलियम शेंक्स की जिंदगी के मकसद को इंस्पायर करती है। 1812 में पैदा हुए एक स्कूल टीचर शेंक्स ने जिंदगी भर पाई को कैलकुलेट करने का फैसला किया। शेंक्स के हिसाब से वो सुबह का वक्त पाई को कैलकुलेट करते हुए बिताते थे और शाम को हर दिन अपने काम को चेक किया करते थे। 1882 में अपनी मौत से पहले शेंक्स ने पाई की कैलकुलेशन 760 डेसिमल पॉइंट्स तक कर दी थी। अब इसके 2 मुख्य कारण हैं कि यह समय की बर्बादी क्यों थी। सबसे पहले तो यह कि पाई के इतने डिजिट्स प्रैक्टिकली यूजलेस हैं, जहां तक कि नासा के रॉकेट साइंटिस्ट का भी दावा है कि वो सिर्फ 16 डेसिमल पॉइंट्स तक का ही पाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे बुरी बात यह थी कि शेंक्स गलत थे। उन्होंने 527 डिजिट के बाद अपनी कैलकुलेशन में एक बड़ी गलती कर दी थी, जिसका मतलब है कि आगे के 180 डिजिट्स का उनका कैलकुलेशन पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। आखिर में शेंक्स की पाई ने मुंह का स्वाद कड़वा कर दिया भाई। ना तेरे की सभी को पकड़ना ही होगा। दोस्तों, पॉक्स और बीनी बीबीज 90 के दशक में पोकेमोन की तरह नहीं टिक पाए थे। 8 गेम जनरेशंस और लगभग 900 यूनिक कैरेक्टर्स के साथ ये गेम अब पहले से भी कहीं ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको लगता होगा कि ये बहुत कुछ है, लेकिन एक गेमर है जिसने गेम की टैगलाइन गोटा कैच एम ऑल को देखा और सोचा कि चैलेंज एक्सपेक्टेड। गेम में पोकेमोन के शाइनी होने की संभावना बहुत कम होती है, जिसका मतलब है कि उसका रंग थोड़ा अलग होता है। उदाहरण के लिए चमकदार बुल्बासौर ज्यादा गहरे रंग का होता है, लेकिन चमकदार पिकाचू में भूरे रंग के सिरों वाले कान होते हैं। ये पोकेमोन कितने रेयर है। नए गेम्स में पोकेमोन के शाइनी होने की संभावना 4096 में 1 है, जबकि पुराने गेम्स में ये भयंकर 8192 में से 1 बार थी। ज्यादातर प्लेयर्स अपने पूरे पोकेमोन करियर में इस तरह एक भी पोकेमोन को नहीं देख पाते। लेकिन जापानी खिलाड़ी क्यूडन उन ज्यादातर खिलाड़ियों में से नहीं है, क्योंकि 2021 में उसने दावा किया था कि उसने हर पोकेमोन की एक चमकदार वैरायटी हासिल कर लिया। तो चलिए फटाफट थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। उस गिनती के आधार पर क्यूडन को उन सभी को पकड़ने के लिए लगभग 6.5 मिलियन पोकेमोन लड़ाइयां लड़नी पड़ी होंगी। और अगर हम अच्छे बनकर ये मान भी लें कि उनमें से हर एक ने 15 सेकंड का भी समय लिया होगा, तब भी ये 1128 दिनों का गेम प्ले बनता है। वो इस प्रोसेस को तेज करने के लिए नए गेम में दूसरे प्लेयर्स के साथ अदला बदली कर सकता था, लेकिन इसमें भी कम से कम 3 साल लग गए होंगे। इनफैक्ट हम जानते हैं कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि रॉबर्ट मेहान नाम के एक दूसरे पोकेमेनियाक ने भी 2016 में यही काम किया था। क्यूटन से अलग हम मेहान के तरीके के बारे में जानते हैं, जो पूरी तरह से बेमतलब है। 2016 में सभी शाइनीज को इकट्ठा करने में उसे 3 साल लग गए, लेकिन तब से अब तक और भी पोकेमोन लॉन्च किए गए हैं और उसकी खोज आज भी जारी है। भाई, मुझे लगता है कि ये लोग वाकई महान हैं और इनके जैसा तो कभी भी किसी ने नहीं किया होगा। स्पेशल एजेंट किटी।
दोस्तों हम बिल्लियों को उनके प्यारे चेहरों और उनके आलसी रवैये के लिए बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए उन्हें नहीं जाना जाता वो है मुश्किल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की उनकी एबिलिटी। लेकिन इसने CIA को 1960 के दशक में एक अजीब स्कीम को शुरू करने से नहीं रोका, जो था ऑपरेशन एकॉस्टिक किटी, जिसमें एक अमेरिकन सीक्रेट एजेंट बनने के लिए एक हाउस कैट को पालने, इक्विप करने और सिखाने की कोशिश शामिल थी। ये दावा किया गया था कि क्योंकि ये बिल्लियां इतनी कॉमन थी, इसलिए अगर कोई उन्हें देख भी लेगा तो ये नहीं सोच सकेगा कि उनका पीछा किया जा रहा है या कोई उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। एकॉस्टिक किटी के कान में एक माइक्रोफोन लगा हुआ था, साथ ही इसके फर में एक वायर्ड एंटीना और एक ट्रांसमीटर लगाया गया था। बिल्ली को ट्रेनिंग देने का लंबा और मुश्किल प्रोसेस तब शुरू हुआ जब सभी गैजेट्स को फिट कर दिया गया था। एकॉस्टिक किटी अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाती, इधर उधर भागने लगती या अपने ट्रेनर को पूरी तरह से अनदेखा कर देती, और इस इक्विपमेंट और ट्रेनिंग की टोटल कॉस्ट $20 मिलियन थी। फिर आखिरकार 5 सालों के बाद CIA ने अपने पहले ट्रेनिंग मिशन के लिए एकॉस्टिक किटी को मैदान में उतारा, लेकिन बिल्ली के जाने के चंद मिनट के बाद ही टैक्सी की चपेट में आने से हादसे में उसकी मौत हो गई। 5 साल की ट्रेनिंग के बाद ऑपरेशन एकॉस्टिक किटी समय और पैसे की एक भयानक बर्बादी साबित हुआ, जो अपने मकसद के करीब भी नहीं पहुंच सका। भाई मैं तो कहूंगा कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, लेकिन वो शायद CIA से बचने की कोशिश कर रही थी। रूनस्केप केप। दोस्तों अगर आप 2000 के दशक की शुरुआत में बड़े हुए हैं तो आपको रूनस्केप तो याद ही होगा। ये एक मास मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम था जो कि ब्राउजर में काम करता था। इसका मतलब ये था कि ये कोई खास गेम तो था नहीं, लेकिन एक टीचर की नजरों से दूर एक छोटी सी विंडो में खेलने के लिए ये एकदम सही था। वेल ज्यादा लोगों के लिए रूनस्केप में मैक्स केप को हासिल करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि इसने एक नए फ्रेज केप ग्राइंडिंग को जन्म दिया। केप खेलने के लिए खिलाड़ियों के पास बहुत सारा फालतू पैसा और बहुत सारा फालतू समय होना चाहिए। इसे खरीदने के लिए आपको अपने हर एक कैरेक्टर के 23 स्किल्स को 99 लेवल तक ले जाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है, तो कुल स्किल्स 30 घंटों में मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकते हैं, जबकि कुछ में 130 घंटे से ज्यादा का टाइम लग सकता है। और ऐसे गाइड भी मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि इसके खेलने के लिए 2000 घंटे तक का समय लग सकता है या सीधे 3 महीने लग सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन करेगा, तो उसका जवाब होगा, मतलब ये जवाब आपको चौंका भी सकता है। रूनस्केप के स्टाफ मेंबर्स के हिसाब से 21,000 से ज्यादा प्लेयर्स हर स्किल में 99 लेवल तक पहुंच चुके हैं। बाप रे, जैसे कि ये काफी बुरा नहीं था। हॉकी नाम के एक प्लेयर ने अपनी जिंदगी के लगभग 5000 घंटे इस खेल के सबसे मुश्किल लेवल पर स्केप को हासिल करने में बिताए थे। ये सब उस वर्चुअल कपड़े के एक टुकड़े के लिए था जो कि दुनिया को ये बताता है कि भैया मेरे पास तो बहुत सारा फालतू टाइम है। टॉयलेट ट्रूपर। भाई इस अगले टाइम वेस्टर में तो बाथरूम में बहुत बहुत लंबा समय बिताना पड़ेगा, इसलिए मैं तो उसे पर्सनली रिलेट बिल्कुल कर सकता हूँ। जिस बंदे को आप देख रहे हैं वो है जिमी डिफ्रेन, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। 2019 में बेल्जियम के इस बंदे ने फैसला किया कि वो टॉयलेट सीट पर लंबे समय तक बैठने का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। डिफ्रेन उस समय बस ड्राइवर ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्हें लगा ऐसा करके वो बैठने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो 116 घंटे या लगभग 5 दिन तक अपनी टॉयलेट सीट पर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने खाना खाया, वो सोए और उस स्पेशल सीट पर बैठकर लोगों से बातचीत भी की, जैसे एक बार के बीच में सिर्फ एक फनी इवेंट के हिसाब से लगाया जा सकता था। इसका मतलब था कि टॉयलेट सच में काम नहीं कर रहा था, इसलिए डिफ्रेन को हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता था, जिसमें अक्सर उन्हें एक टॉयलेट से दूसरे टॉयलेट की तरफ भागते हुए देखा जा सकता था। फिर भी एक धमाकेदार रिकॉर्ड है भाई, जैसे मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई तोड़ पाएगा। यार अगर वो साथ में पूरा टाइम टीवी भी देख रहा होता तो वो 2 रिकॉर्ड तोड़ सकता था। सुपर कंडक्टिंग सुपर डिसअपॉइंटमेंट। दोस्तों अगर आप टेक्सास जाते हैं और वैक्साची से एक छोटी ड्राइव लेते हैं तो आपको एक बड़ा ही मामूली सा दिखने वाला गड्ढा दिखाई देगा। इसे देखते हुए आप शायद ज्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन आप ये तो बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे कि सरकार ने इसे खोदने के लिए लगभग $2.5 बिलियन खर्च किए थे। ये एक नॉन फंक्शनल सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर है, और ये कहते हुए दुख हो रहा है कि एक बहुत बड़ा एम्बिशियस और नेग्लेक्टेड साइंटिफिक प्रोजेक्ट था। सुपर कोलाइडर का मकसद 54 मील के सर्कमफ्रेंस की एक लंबी सुरंग बनाना था, जिसका इस्तेमाल साइंटिस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक साथ स्पीड देने और टकराने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। वो कुछ अजीब और गरीब घटनाओं को होते हुए देख सकते थे, जैसे कि कोलिजन, जो बिग बैंग के बाद से नहीं हुआ था। क्या ये टेक्सास के लिए थोड़ा एम्बिशियस नहीं है? अमेरिका की सरकार को भी ऐसा ही लगा था। इस प्रोजेक्ट को पहली बार 1976 में प्रपोज किया गया और इस पर काम 1980 के दशक के आखिर में शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय के बाद सुपर कोलाइडर की लागत बढ़ने लगी। शुरुआत में इसकी लागत लगभग $4 बिलियन थी, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में इसके $12 बिलियन के करीब होने का अनुमान लगाया गया था। 1993 में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कैंसिल करने के लिए एक बिल पर सिग्नेचर कर दिए, तो टेक्सास के पास बचा गया था 17 साल से ज्यादा का टाइम वेस्ट, 14 मील लंबी गड्ढों की लाइन और $2.4 मिलियन का बिल, और एक बहुत बड़ा बहुत ही कीमती खड्डा। भाई कोई इसको कैसे भूल सकता है? 10 लाख रिस्ट क्रैम्प। दोस्तों अगर आप कभी भी किसी ऑनलाइन बहस का हिस्सा रहे हैं तो आप शब्दों की लंबी लिस्ट को टाइप करने के दुख को समझते होंगे, जिसे कोई भी नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए 1998 में ऑस्ट्रेलिया के रिटायर्ड व्यक्ति लेस स्टीवर्ट के कारनामे
कमेंट सेक्शन में होने वाली किसी भी बहस से बिल्कुल अलग हैं। उनका सफर अप्रैल 1982 में शुरू हुआ जब उन्होंने फैसला किया कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, चाहे वो कितना भी बेकार या बेहुदा क्यों ना हो। लेस ने 1 से शुरू करते हुए नंबर टाइप करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 टाइप नहीं किया, उन्होंने ONE1 टाइप किया। फिर 1 मिलियन हासिल करने के मकसद से TWO2 और फिर 3 की तरफ बढ़े। ये पहली बार में ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन जरा इसे टाइप करने की कल्पना कीजिए। 366,999 और उससे पहले 366,998 टाइप करना था, ये जानते हुए कि आपको 633,001 वर्ड्स टाइप करना अभी भी बाकी है। लेस ने दावा किया कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए जागते हुए उन्होंने हर घंटे 20 मिनट तक टाइप किया था। जब 80 के दशक में उन्होंने अपना सफर शुरू किया तो अपने काम को पूरा करने के लिए एक टाइपराइटर का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्हें 16 साल का समय और 19,990 पेपर शीट्स लगी थी। या जैसे लेस इसे लिखते 19,999। वीनस जीनियस। दोस्तों 18वीं सदी के फ्रांस में गियाम ले जेंटल एक हाईली रेस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉमर थे और उनकी हेयर स्टाइल भी बहुत ही डिसेंट थी। उन्होंने 1761 में वीनस के ट्रांजिट को रिकॉर्ड करने का फैसला किया, एक ऐसी दुर्लभ घटना जिसमें यह प्लेनेट सूरज के सामने से गुजरता है। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने घर फ्रांस से लेकर भारत तक की यात्रा की। अफसोस, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है कि उनका पुराना वॉलेट कुछ लुटेरों ने छीन लिया, जिससे अपनी मंजिल तक पहुंचने में उन्हें देर हो गई। ट्रांजिट को देखने का ये शॉर्ट पीरियड उनके भारत आने तक बीत चुका था, लेकिन गियाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि अगले ट्रांजिट को देखने के लिए वो भारत में रहकर 8 साल तक इंतजार करेंगे। इस समय के दौरान गियाम ने भारत में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए फ्रांस में रॉयल अकादमी और उनके परिवार को खत लिखे। जब आखिरकार 1769 में गियाम का दूसरा मौका आया तो बहुत बादल छाए हुए थे, गियाम को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आखिरकार हार कर उन्होंने घर जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उनका जहाज डूब गया और वो फंस गए, क्योंकि जिंदगी गियाम से बहुत नफरत करती थी। जब आखिरकार वो घर पहुंचे तो 11 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। गियाम ने देखा कि उनका कोई भी खत कभी भी नहीं पहुंचा था, क्योंकि डाकिया उसके पैसे ले रहा था और उन्हें समुद्र में फेंक रहा था। उन्हें सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था। अकादमी में उनकी पोजीशन किसी और को दे दी गई थी। उनकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी और अगर आप और सुन सकते हैं तो उनके रिश्तेदारों ने उनकी संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। और भगवान के लिए अपने वॉलेट को संभाल कर रखा करो। राजधानी की पहेली। दोस्तों ऐसा कौन सा सबसे बड़ा शहर है जो आपके दिमाग में आता है? हाँ, न्यूयॉर्क काफी बड़ा है। लंदन, हाँ ये भी बड़ा, लेकिन लैंड मास के मामले में म्यांमार में मौजूद नेपिडो शहर इन दोनों से 4 गुना बड़ा है। अगर आप ये नहीं जानते तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि इस सवाल को गूगल करने से दर्जनों जवाब मिल जाएंगे जिनमें नोपिडो का नाम मौजूद नहीं है। तो नोपिडो को हर कोई भूल जाता है क्यों? खैर ये शायद इसलिए है क्योंकि ये शहर बेसिकली एक विशाल भूतिया शहर है। यहाँ पर स्क्वायर मील में सिर्फ 131 लोग हैं, जो लंदन के 7,700 या न्यूयॉर्क के 27,000 लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं। इसके आकार के बावजूद ये दुनिया भर में सबसे छोटी आबादी वाली राजधानियों में से एक है। लेकिन ये हुआ कैसे? चूंकि यांगून की पुरानी राजधानी कथित रूप से बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली और हलचल भरी थी, इसलिए म्यांमार की सरकार ने 2002 में राजधानी को जंगल के बीच में शिफ्ट करने का अजीब फैसला किया। नेपिडो के निर्माण को पूरा होने में 10 साल लगे और इसकी लागत करीब $4 अरब थी। इसमें तेज वाईफाई, कुछ गोल्फ कोर्स और यहाँ तक कि एक सफारी पार्क भी है। ये सिर्फ उन लोगों को याद कर रहा है जो बेवजह जंगल के बीचों बीच जाना नहीं चाहते थे। इस वजह से नेपिडो एक भूतिया वीरान शहर में बदल गया है। राजधानी का चमकता हुआ गहना अब इसके बीच में मौजूद सोने का विशाल स्तूप नहीं, बल्कि शहर की ओर जाने वाला 20 लेन का एक हाईवे है जो हमेशा सुनसान रहता है। मुझे तो लगता है कि म्यांमार को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप यहाँ फास्ट एंड द फ्यूरियस चेज सीन को होते हुए देख सकते हैं? द फिल्म मारिलियन। दोस्तों कभी कभी आप इंटरनेट पर कुछ पोस्ट करते हैं और इससे काफी लाइक, रिट्वीट्स या रीपोस्ट मिलते हैं और ये एक बहुत ही अजीब फीलिंग है ना? अच्छी भी, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं, जैसा कि 4chan पोस्टर यूट्यूबी ने 2013 महसूस किया। यूट्यूबी एक बहुत ही मामूली यूजर था जो ज्यादातर सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में पोस्ट किया करता था। ये अजीब था जब उसे पता चला कि उसका एक बहुत ही वफादार फैन है। हर बार जब वो पोस्ट करता था तो एक गुमनाम यूजर उसके सपोर्ट में कमेंट करता, उनके अतीत के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताता। यूजर ने दावा किया कि उसने यूटीवी के पोस्ट का प्रिंट आउट लिया था, उन्हें जरूरतमंदों को दे दिया और यहाँ तक कि उनमें से एक का बेल्ट भी बनाया। कई लोगों ने सोचा कि ये यूजर एक ट्रोल था, क्योंकि ये बहुत ही बेतुका लगता है कि कोई बंदा 4chan स्पोर्ट्स पोस्टर पर फिदा हो सकता है ना? वेल नहीं, एक दिन पोस्टर ने दावा किया कि उसके माता पिता ने आखिरकार उसकी यूटीवी एक्सेसरीज को ढूंढ लिया और उसे इन सबसे छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया। उसकी एक आखिरी पोस्ट थी द फिल्म मारिलियन। इसमें यूटीवी के बारे में उसकी पसंद की हर चीज का 97 पेज का अपलोड शामिल था।
आप फिल मारिलियन में एक अपार्टमेंट देख सकते हैं जो उसने इमेजिन किया था। वो यूटीवी के साथ उसमें रह सकता था। उसमें एक टीवी शो के लिए एक स्क्रिप्ट भी होगी जिसमें दोनों एक्ट करेंगे और उसकी पोस्ट से बने शहरों के 3D मॉडल और कई और अजीब चीजें भी होंगी। क्या वाकई इस लड़के के पास करने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं था? खैर, इसके कुछ ही समय के बाद यूटीवी ने जाहिर है पोस्ट करना बंद कर दिया। कैपोन जोन 1920 के दशक में अल कैपोन शहर का सबसे बड़ा डकैत था। कैपोन न सिर्फ अमेरिका द्वारा देखे गए सबसे बड़े आपराधिक संगठनों में से एक का सरगना था, बल्कि FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी सबसे ऊपर था। कितना फनी है ना। गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय के बाद उसके गुप्त खजाने के बारे में अफवाहें फैलने लगीं जो कभी बरामद नहीं हो सका। जब 1980 के दशक में कैपोन के ठिकाने पर एक अंडरग्राउंड तिजोरी मिली तो इसने पूरा ध्यान देश की तरफ अपनी ओर खींचा। रिपोर्टर गेराल्ड रिवेरा ABC के साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म करने के बाद अपने करियर को फिर से शुरू करने का रास्ता तलाशते हुए इस कहानी में कूद पड़े। इसके लिए उन्होंने $9 लाख की लागत के साथ एक लाइव टीवी शो द मिस्ट्री ऑफ ऑल कैपोन्स वॉल्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें उसे लाइव टीवी पर खोला जाएगा। 3 करोड़ लोगों ने 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक रिवेरा को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और जैक हैमर पर चिल्लाते हुए सुना कि आखिर उस 60 साल पुरानी तिजोरी के अंदर क्या हो सकता था। अमेरिका के लोगों में इस बात को लेकर बहुत उत्साह था कि अंदर क्या हो सकता है। क्या ये पैसा था, हीरे जवाहरात, या शायद एक छुपा हुआ खजाना? जब तिजोरी खुली तो सब हैरान रह गए। वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इससे बुरी बात यह थी कि वहां सिर्फ धूल मिट्टी ही थी। समय की पूरी रिकॉर्ड की गई बर्बादी अभी भी रिवेरा की वेबसाइट पर मौजूद है, यानी कि अपनी शर्मिंदगी को इतनी अच्छी तरह से ढकने के लिए बंदे की दाद तो देनी पड़ेगी यार। तो 30 सालों के बाद क्या हम एक ऐसी लाइव स्ट्रीम को देखने की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें एक PewDiePie लंबे समय से भूले बिसरे फोर्टनाइट लूट बॉक्स को खोलता हुआ दिखाई देगा? न्यान कैट की दीवानी। दोस्तों, ये न्यान कैट है। ये एक अद्भुत रेनबो पॉपिंग पॉप टार्ट कैट हाइब्रिड जिसने 10 साल पहले इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी। जापानी पॉप गीत के 10 सेकंड के ऑडियो लूप पर न्यान कैट के सिंपल एनिमेशन के बावजूद इसने सभी के दिलों को और कानों को अपनी ओर खींचा और उसमें अपनी जगह बनाई। न्यान कैट की नकल, ट्रिब्यूट और नॉन लाइसेंस आइटम जल्दी ही इंटरनेट पर आने लगे। इसका 10 घंटे का चौंकाने वाला रिले न्यान ओरिजिनल कंटेंट का एक हिस्सा ही था। यह सचमुच एक मजाक था, ना कि सच में देखने के लिए बनाया गया वीडियो। खैर, इंटरनेट ऐसे बेवकूफ लोगों से भरा पड़ा है जो कि बेवकूफी भरे कारणों से बेवकूफी भरी बातें करते रहते हैं। 2012 में द गेम प्रो नाम के एक अजीब यूजर ने उसके द्वारा देखे गए इस पूरे वीडियो का वीडियो प्रूफ अपलोड किया था। पूरे 10 घंटे का वीडियो। इसे देखते समय उसने इसके साथ डांस किया, खाना खाया और पूरे समय टैप करते हुए अपना दिल बहलाने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि उसने इसे पूरा देखा और जब वो अंत तक पहुंचा तो उसके पास कहने के लिए सिर्फ ये था, यार, या तो इस बंदे के पास करने के लिए वाकई कोई अच्छा काम नहीं था, या ये सचमुच न्यान कैट से बहुत प्यार करता था। रेवल हुआ फेल। दोस्तों, 2006 में मॉर्गन स्टैनली ने $2.4 बिलियन की एक विशाल कंपनी रेवल कैसीनो एंड रिजॉर्ट के निर्माण में निवेश किया। द रेवल, जिसे शुरू में 2 बड़े कैसीनो के रूप में प्लान किया गया था, अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में नए दौलतमंद कस्टमर्स को आकर्षित करने के इरादे से बनाया गया था। 6 साल बाद एक रेवल रिजॉर्ट ने पब्लिक के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। दुख की बात है कि अटलांटिक सिटी के लिए रेवल वो टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बन सका जिसकी कल्पना की गई थी। यानी ये $1 अरब के कर्ज में डूबा हुआ था और 1 साल से भी कम समय बाद इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया था। तो ये पता चला कि पहले से ही कैसीनो के लिए मशहूर शहर में एक विशाल कैसीनो खोलना नए टूरिस्टों को आकर्षित करने का एक शानदार तरीका नहीं है। इसकी निर्माण लागत के 4% से भी कम में बंद होने के बाद रेलवे को ग्लेन स्ट्रॉप को $82 मिलियन में बेच दिया गया। स्ट्रॉप ने कैसीनो का नाम बदलकर ट्रेन कर दिया, लेकिन उस बिल्डिंग को सड़ने के लिए छोड़ दिया। ऐसी ओशन वॉक ने बाद में इसे $200 मिलियन में खरीदा। 3 मालिकों और 3 नाम बदले जाने के बाद ओशन कैसीनो ने जून 2019 में अपने दरवाजे खोले और कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में बंद होने के लिए मजबूर होने से पहले कुछ महीनों तक अच्छा कारोबार किया। ओशन कैसीनो अभी भी काम कर रहा है और इसे आज भी नए खरीदारों को बेचने की कोशिश की जा रही है। अगर आप चाहें तो इस हॉन्टेड होटल में ठहर भी सकते हैं, बस उन 12 मंजिलों से दूर रही जो कि बिल्डिंग के बीचों बीच अभी भी खाली पड़ी है। फैन फिक्शन या फैन फैक्ट। दोस्तों, पूरे इतिहास में अंग्रेजी भाषा में लिटरेचर की कई महान रचनाएं लिखी गई हैं और उनमें से कई बहुत लंबी हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सी लंबी? अगर मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बता दूं तो कैसा रहेगा? हेजहॉग्स ऑफ इविल, मारियो द डिसऑनेस्ट, नहीं तो यूप्स बेली, फैट एलियन, योशिस स्टमक। वेल, अगर आप अंदाजा नहीं लगा सके तो ये द सब स्पेस एमिसरी की वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के चैप्टर हैं जो निंटेंडो के फैन फिक्शन का एक हिस्सा है। इसमें आप अलग अलग वीडियो गेम के कैरेक्टर्स को लड़ते हुए, खेलते हुए और दुनिया को बचाते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं।
और ये अंग्रेजी भाषा की सबसे लंबी फिक्शन बुक भी है भाई। जी हाँ, राइटर ऑरा चैंडलर क्रिस, जो पूरी तरह से फैन फिक्शन को पढ़ने का दावा करता है, ने 41 लाख शब्दों से ज्यादा की लंबी एक स्टोरी लिखी है। ये यूलिसिस, इन्फिनिट जेस्ट और पूरे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी को मिलाकर उससे भी ज्यादा लंबी है। 2021 तक फैनफिक में 221 चैप्टर हैं और ये एक सीक्वल है, इसलिए पूरी गाथा और भी लंबी है। इसे 2008 में शुरू किया गया था और इसमें आखिरी अपडेट 2018 में किया गया था। उस कैलकुलेशन के हिसाब से इस आदमी ने एक साल में 4,10,000 से ज्यादा फिक के शब्द लिखे हैं भाई। इसका मतलब है कि हर 3 साल में वो पूरे हैरी पॉटर सागा की तुलना में ज्यादा शब्द लिखता है, वो भी फ्री में। वेल, कम से कम इस फैन फिक्शन ने एक क्रिएटिव मीडियम के रूप में काम किया है। सबसे डरावना वेस्ट ऑफ टाइम यह है कि fanfiction.net पर कुछ रीवर्स ने पूरी कहानी को कई बार पढ़ने का दावा किया। वाह यार, टाइम वेस्टर्स का सरताज। दोस्तों, समय बर्बाद करने का आपका रिकॉर्ड चाहे जो भी हो, स्टाइलाइट्स के सिमियन को हराने का कोई तरीका नहीं है। इस आदमी को देखने के बाद बाकी सब ओलंपिक रनर लगते हैं यार, क्योंकि वो बैठ गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और 37 साल तक कुछ भी नहीं किया। सिमियन का जन्म 390 सी के आसपास एक गरीब परिवार में हुआ था जो अब सीरिया में है। सिमियन ने अपने आसपास के भिक्षुओं के शांत, मामूली और विचारशील जीवन को देखा और कहा, मेरी बियर पकड़ो, और ये भी नहीं कि वो कभी इसके लिए वापस आएगा। सिमियन ने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में एक पिलर पर बैठने का फैसला किया, या शायद उन दूसरे बदमाश भिक्षुओं को ये दिखाने के लिए कि ये कैसे किया जाता है, और वो वहां दिन ब दिन, रात दर रात बैठा रहा। वो सिर्फ इसलिए जिंदा रह सका क्योंकि कुछ लड़के उसकी सेहत को लेकर परेशान हो गए और उसके लिए खाना और दूध देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सिमियन एक प्रसिद्ध हस्ती बन गया और जल्दी लोगों ने पिलर के पास एक सीढ़ी लगा दी ताकि लोग उससे बात कर सकें और उससे गाइडेंस ले सकें। जरा सोचकर देखिए, पिलर वाले बाबा से सलाह लेने के लिए आप कितने बेताब होंगे। और अगर आप सच में सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या किसी तरह की प्राचीन गपशप, तो दर्जनों लोगों ने सिमियन के बारे में लिखा है। भाई, मुझे लगता है कि ये आदमी ओरिजिनल था। कहा जाता है कि मरने से पहले सिमियन 37 या 42 साल तक उस पिलर पर बैठा रहा। भले ही उसने ज्ञान हासिल नहीं किया, लेकिन कम से कम उसकी कोशिशों की वजह से वो बहुत ही मशहूर हो गया, जिसके लिए उसे संत घोषित कर दिया गया। असली ट्रेजेडी ये है कि सिमियन ने कथित तौर पर कई नकल करने वालों को इंस्पायर किया और उन लोगों को पहले पोस्ट करने का अधिकार भी नहीं दिया गया। तो दोस्तों, ये है इतिहास की सबसे बड़ी समय की बर्बादियां। आपको क्या लगता है, आप इनमें से किसी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं क्या? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कुछ क्रिएटिव समय की बर्बादियों के बारे में बता सकते हैं। और देखने के लिए शुक्रिया।